क्लास पिछले सेशन में हमने टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की बात शुरू की थी और हमने देखा था कि किसी भी आइटम को आपने रिप्रेजेंट करना है यूजिंग बाइनरी लेबल, ठीक है, तो वो किया जा सकता है। और हमने देखा था कि कितनी बिट्स आपको चाहिए। तो ये 2 आइटम में तो आपको कितने बिट्स चाहिए, 4 आइटम में कितनी चाहिए, 8 है, 16 है, कितनी बिट्स आपको सफिशिएंट होंगी। तो सारा हमने डिटेल में देखा। फिर हमने देखा था कि टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन वैसे आपने अपना कैरेक्टर सेट बनाना है तो आपको कितनी बिट्स चाहिए, उस पर आप क्या करेंगे। और अगर आपने कोई स्टैंडर्ड कोडिंग फॉलो करनी है तो वो हमने एग्जांपल एस्की कोड और यूनिकोड का देखा कि यूनिकोड और एस्की को इस्तेमाल करके कैसे आप टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन कंप्यूटर प्रोग्राम। आज हमें क्या देखना है, एक तो फिर हम कुछ एग्जांपल करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन यूजिंग बिट्स कैसे की जा सकती है, कि किसी आइटम को आपको रिप्रेजेंट करना है तो बिट्स आपको कैसे है। उसके बाद टेक्स्ट कंप्रेशन पे बात करेंगे कि टेक्स्ट डेटा को कैसे कंप्रेस किया जा सकता है ताकि आपकी स्टोरेज और आपकी बैंडविड्थ को कंट्रोल हो सके, सेव हो सके। और लास्टली हम देखेंगे कि अभी तक जो हमने नंबर्स की बात की थी, ठीक है, बाइनरी नंबर्स की, तो वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर नेगेटिव नंबर को आपके कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना है तो उसका क्या तरीका होगा, यानी कि नेगेटिव की बिट वाली चीज हमने ऐसा नहीं देखी, तो वो आप कैसे करेंगे वो भी आप समझ। ठीक है, पहली चीज है कि आप लोग में से काफी लोगों ने देखा था कि काउंटिंग में थोड़ा मसला पड़ रहा है बाइनरी, यानी 0 है, फिर 1 है, फिर 1 0 है, फिर 1 1 है। तो होता है कि चौथे पांचवें नंबर पे जाके आप लोग किसी बिट को आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो उस चीज को जहां तो आप केयरफुल हो जाए, या फिर कुछ लोगों को ये चीज अपलोड ज्यादा आसान लगती है कि आप एक ट्री बना दें। ट्री का क्या मतलब है, आप कहेंगे पहली बिट जो है वो 0 है, ठीक है, आगे अगर एक और है तो फिर 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके आगे अगर एक और ब्रांच है तो वो 0 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स सपोज हमने 3 लेवल का दिया, इससे अगली ब्रांच क्या होगी, 0 0 1, ये हो गया, पीछे आ गया, उस 0 के आगे अगर एक और ब्रांच आउट करते हैं आप तो वो 0 1 हो गया। इसके आगे अगर एक और ब्रांच आती है तो 0 1 0 और 0 1 1 हो गए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो ये आप बेसिकली विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर 3 बिट्स हैं तो पहला स्ट्रिंग 0 0 0 होगा, अगला 0 0 1 होगा, उससे अगर 0 1 0 होगा, उससे अगर 0 1 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, अगर निचली ब्रांच शुरू हो जाती है, निचला हाथ 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि अगर 3 बिट्स है तो टोटल नंबर ऑफ लेबल्स जो है, यूनिक लेबल्स, यूनिक स्ट्रिंग वो कितने हो सकते हैं। तो आप इसके एंड पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर सिर्फ 2 बिट्स होते हैं तो फिर कितने होते हैं आपके यूनिक लेबल्स, उससे पिछले वाली ब्रांच पे आते हैं 1 2 3 4, उससे पीछे जाएंगे तो रिप्रेजेंट आ रहा है कि अगर आपके पास सिर्फ एक बिट होती तो फिर 2 ही ऑप्शन थे, या 0 या 1, ठीक है। तो ये मैंने वैसे जस्ट एक केस कर दी कि अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन होती है तो वो जल्दी से इस तरीके से ट्री बना के ना अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब 4 बिट्स तक जाना है तो फिर इसके आगे फर्दर आप 2 ब्रांचेस लगा देंगे, ठीक है। तो वो फिर आपके पास 16 एंट्रीज आ जाएंगी, वो भी आपके काउंटिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। और जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 8 बिट्स हैं और वो फिर पूरे ट्री बनाना शुरू करते हैं तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ट्री जितनी जगह कागज जितनी जगह नहीं होती, ठीक है। पर ऑब्वियसली ये मैंने आपको सिर्फ सीखने के लिए दिया कि आपको शुरू में सीखने में जब मसला पड़ता है तो आप इस तरीके से एक चीज बना सकते हैं ताकि आपकी लर्निंग हो जाए। बाद में एक बार आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो ये काम आपको अपने दिमाग से करना है, ठीक है। चलें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। ये पहले हमने किया था, दोबारा ये करें। इसमें इतना एक नई चेंज है कि अब आपने 28 का बाइनरी देना है और एस्की देना है, और इन एडिशन टू दैट यू आल्सो हैव टू स्पेसिफाई इट्स यूनिकोड।
कि 28 अगर स्ट्रिंग है तो यूनिकोड में आप 28 कैसे लिखेंगे? चलिए शुरू करें। पहले बाइनरी में करना है। हाँ जी वही चैट में अपना क्वेश्चन लिखते हैं। आपका हो गया? कितनों का हो गया? हाथ खड़ा करें। उससे भी आ गया। यूनिकोड अपनी अगर इस्तेमाल करें क्या होगा? मैंने पिछली क्लास में क्या बात है यूनिकोड को ASCII के रिलेशनशिप क्या रिलेशनशिप? यूनिकोड और ASCII में क्या रिलेशनशिप है जो मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। उससे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि यूनिकोड इसका क्या होगा। और एक क्लास कितनों का हो गया? हाथ खड़ा कर दें, बेशक गलत ही हो। ASCII तक हो गया? ASCII तक हाथ खड़ा करें। ठीक है, यूनिकोड में क्या मसला है आपको? यूनिकोड और ASCII में क्या रिलेशन है? याद है किसी को? अगर एक ASCII कोड है उससे आप यूनिकोड निकाल सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक अगर ASCII कोड ये है उसका यूनिकोड क्या होगा? हाँ जी आपको याद है? आप चले ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहली चीज है कि आपका 28 का बाइनरी क्या है?
ठीक है, तो ये तो सिंपल आपका काफी रिलेटिव से होना चाहिए। 2 से डिवाइड करें, 2 14 का 28 डिवाइडेड 0, 2 17 का 2 7 का 14 डिवाइडेड 0, 2 3 का 6 डिवाइडेड 1, 2 1 का 2 डिवाइडेड 1, तो 1 1 1 0 0, ये 28 का बाइनरी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 5 बिट्स इस्तेमाल हो गए। सिर्फ 5 बिट्स में आप 28 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर 28 को आपने ASCII में रिप्रेजेंट करना है तो 2 के लिए 8 बिट्स चाहिए और 8 के लिए 8 बिट्स चाहिए, यानी 16 बिट्स आपको चाहिए होंगे इन टोटल। ठीक है, और ASCII फिक्स है, यानी 8 बिट्स हर कैरेक्टर के लिए, हर एलिमेंट के लिए 8 बिट्स चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकते। तो आप देखते हैं कि ASCII में 28 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 2 देखें तो 2 ये एलिमेंट है, इसकी स्टार्टिंग 4 बिट्स कौन सी होंगी? 3 which is 0 0 1 1। ठीक है, और अगली 4 बिट्स 2 की क्या है? ये है which is 0 0 1 0। तो ये जो है ये बेसिकली 2 रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आपने 8 रिप्रेजेंट करना है, तो 8 किधर है? 8 यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8 की स्टार्टिंग 4 बिट्स कौन सी है? 0 0 1 1, और अगली 4 बिट्स कौन सी है? 1 0 0 0। ठीक है, ये आपका 8 रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी 28 अगर आपने स्क्रीन से लिखा है तो बैकग्राउंड में हार्ड डिस्क पे रैम पे क्या पड़ा होगा? 0 0 1 1 0 0 1 0, ये 2 हो गया, और 8 की जगह पे लिखा होगा 0 0 1 1 1 0 0। तो ये आपका ASCII में 2 8 है। 1 0 0 हाँ 1 0 0 क्या होता है? अगर आप 1 2 डेसिमल करें 0 1 2 3 2 पावर 3 क्या होता है? 8। तो ये अगले 4 जो है ये 8 वाला कॉलम है। समझ आइए, कॉलम आपको नजर आ रहा है, ये 8 वाला कॉलम है। तो 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग बिट क्या होती है? 1 0 0 0, और इसका रो क्या था? 3 था, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? 0 0 1 1। तो यहां से आपको काम, ठीक है। तो क्लास बाइनरी और ASCII तो हमने पिछली क्लास में भी किया था, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यूनिकोड जो है वो मैंने जान के थोड़ा सा ट्रिकी सवाल किया है कि मैंने आपको यूनिकोड का टेबल नहीं दिया, तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि 28 का यूनिकोड क्या होगा? तो इट इज ऑब्वियस कि कोई ऐसी बात है जो मैंने ऑलरेडी बताई होगी, मैं ना बताई होती तो मैं आपको यूनिकोड का टेबल दे देता। तो वो बात ये मैंने आपको कहा था कि आपका जो ASCII कोड होता है, यूनिकोड इस तरीके से बनाया, डिजाइन किया गया था कि उसमें ASCII की वैल्यूज अगर आई है तो वो बैकवर्ड कंपैटिबल हो। और वो कैसे था कि अगर ASCII कोई कोड है, ठीक है, वो 8 बिट्स का होता है, यूनिकोड 16 बिट्स का है। तो शुरू के 8 बिट्स है वो अगर आप ऑल जीरोस करते हैं यूनिकोड में, ठीक है, तो वो बेसिकली बाकी का जो कोड है वो ASCII वाली होगा। यानी देखें, लेट्स सपोज मैं रशियन अल्फाबेट बनाना चाहता हूँ यूनिकोड में, तो उसकी जो पहली 8 बिट्स होंगी वो नॉन, उसमें और जीरो नहीं होंगे। अगर मैं अरेबिक का यूनिकोड बनाना चाहता हूँ तो किसी भी कैरेक्टर की पहली 8 बिट्स जो है वो और जीरोस नहीं हो सकती। पर अगर कोई कैरेक्टर है जिसकी पहली 8 बिट्स और जीरो है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि ये कैरेक्टर जो है ये ASCII कोड को बिलोंग करता है। और बाकी जो 8 बिट्स होंगी 16 में से, वो 8 बिट्स फिर ASCII के जो टेबल है वहां से दी जाएगी। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि 28 को आपने यूनिकोड में लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? शुरू में 0 लगा देंगे। यानी देखें बाइनरी 1 0 हो गया, ठीक है। ASCII क्या था? 0 0 1 1 0 0 1 0 2 के लिए, और 0 0 1 1 1 0 0 8 के लिए। और यूनिकोड में क्या हो रहा है? ये जो 0 0 1 1 0 0 1 0 था,
इससे पहले आपने 8 जीरो लॉग लगा दिए। सिमिलरली 8 के लिए कौन सा नंबर था? 0011 100। तो उससे पहले भी आपने 8 जीरो लगा दिए, तो ये अब आपका यूनिक कोड बन गया। सिंपल, ठीक है। कोई भी एसकी हो उससे पहले आप 8 जीरो लगाओ। अगर कोई रशियन होगा तो फिर शुरू में 8 जीरो नहीं होंगे, कोई अरेबिक होगा, फ्रेंच होगा, टर्किश कैरेक्टर होगा, उसमें 8 जीरो नहीं होंगे, उसका कोई और स्टार्टिंग होगा, ठीक है। और बाय द वे मैं अगर आपको कोई भी तरीके का स्ट्रिंग दे दूं तो आपको देखते साथ ही पता लग जाना चाहिए कि ये एसकी है, एज एन ये यूनिकोड है और यूनिकोड वर्जन ऑफ सम एसकी कोड। और फिर आपने अगर कन्वर्ट करना तो फिर एसकी टेबल में जाके देखने की जो रिमेनिंग 8 बिट्स थी वो एसकी टेबल में किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो कैरेक्टर में यूनिकोड है, ठीक है। यानी अगर आपको सवाल हो इस तरीके का तो फिर लाजमी नहीं कि आप यूनिकोड का नेट पे टेबल यूज करें, आप एसकी टेबल से भी काम चला सकेंगे, ठीक है। चलिए क्लास में आओ, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो टेक्स्ट कंप्रेशन का, ठीक है। फिर रिकैप करते हैं क्विकली कि टेक्स्ट में आपके कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, ठीक है। जहां तो डेटा स्टोर करने में मसला होता है, और अगर स्टोर आपका हो ही जाता है तो दूसरा मसला क्या होता है कि आपने इंटरनेट के ऊपर उसे ट्रांसमिट करना है। तो अगर आपका कनेक्शन स्लो है और आपको गीगाबिट्स ऑफ डेटा ट्रांसमिट करना पड़ रहा है तो फिर तो आपको कई दिन लग जाएंगे। तो आपकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से कंप्रेस कर दो ताकि टोटल साइज जो डेटा के है वो कम हो जाए, स्टोरेज भी बच जाएगी और आप लोगों की इंटरनेट की ट्रांसमिशन करनी है उसमें भी आपकी काफी सेविंग हो जाएगी, ठीक है। ये कंप्रेशन का मकसद है। टेक्स्ट कंप्रेशन में आप 3 अप्रोचेस इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कीवर्ड इनकोडिंग है, एक रन लाइन इनकोडिंग है और तीसरी हाफ लाइन इनकोडिंग है। बाय द वे इनकोडिंग का 3 दफा मैं इस्तेमाल कर चुका हूं। एनी आइडिया इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग ऐसी ठीक करती हो, कोई और नहीं, प्रोग्रामिंग के थ्रू आप इनकोडिंग करते हैं, और इनकोडिंग ऐसा क्या है? हाँ जी, इनकोडेड कंप्रेशन करने के लिए कोड हुआ है, कंप्रेशन के लिए वो एग्जाम है वो इनकोडिंग बेसिकली होता है एक अलग अलग कोड में बदल देना चीज को, ठीक है। इनकोडिंग का क्या मतलब है कि आपके पास एक बिट्स है, एस्की है, वो इनकोडिंग है कि आपने इंग्लिश के लेटर को एक खास बिट सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया। यूनिकोड जो है वो इनकोडिंग है कि एक कैरेक्टर को खास कोड में आपने कन्वर्ट कर दिया। कोड के आप स्ट्रिंग समझ लें, बिट स्ट्रिंग समझ लें, 1 से 0। इनकोडिंग होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। एनकोड, डी कोड, यानी घर पे आपने किया होगा कि आपके पास एक फाइल डाउनलोड हुई, ऑडियो फाइल थी, उसे आपने MP3 में कन्वर्ट कर दिया, तो वो एनकोडिंग थी कि एक फॉर्मेट से आपने दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर दिया। डी कोड क्या होगा कि दूसरे फॉर्मेट से वापस आप पहले फॉर्मेट में आते, ठीक है। तो ये एनकोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। पहले कीवर्ड इनकोडिंग के बाद एक्चुअली हाँ आप लोगों से पूछता हूँ, आपके पास एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, कैसे कंप्रेस करेंगे? भाई तो मेरा जो लेक्चर होता है आप पूरा पूरा लिख रहे होते हैं कि आप अपनी कोई इनकोडिंग भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म या इतना का काम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं आप लोग, ठीक है। उसको दिमाग में रखते हुए मुझे सजेस्ट करें कि आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है, आप कैसे कंप्रेस करेंगे? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, क्या तरीका होगा? ब्रीफली आपके ख्याल में क्या आइडिया हो सकता है? अच्छा, किस लफ्ज का शॉर्ट फॉर्म होगा? अगर आपने नॉट लिखे तो 0 का देंगे, ये कहेंगे, ये कहेगा
ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि कॉपी के ऊपर अगर नॉट लिखना था तो नॉट की बजाय 0 लिख देंगे। उससे कोई सेविंग होगी आपकी? कितनी सेविंग होगी? कितनी सेविंग होगी? नॉट की जगह 0 लिख रहे हैं, क्या सेव हो रहा है आपका? हाँ, नॉट में कितने कैरेक्टर आते हैं? 0 में कितने आते हैं? सेविंग कितने की हुई है? इसके लिए आपको पीएच भी चाहिए। सिंपल बात है, आपका 3 का लफ्ज है, उसकी जगह आप एक लेटर डालते हैं, आपकी 2 की सेविंग होगी। अब नॉट अगर आपकी 10 दफा है आपकी कॉपी के अंदर आना था, ठीक है, तो आपके कितने लेटर बनते हैं? 30 लेटर बनते हैं। पर अब आप सिर्फ 0 से रिप्रेजेंट करें तो सिर्फ 10 लेटर बने, 20 लेटर की आपकी पूरी डॉक्यूमेंट में सेविंग होगी। ये पॉइंट समझ आइए? ठीक है, ये एक तरीका है। और ये कीवर्ड इंकोडिंग है कि आपके पास जो भी लफ्ज फ्रीक्वेंट होता है और बड़े साइज का होता है उसको आप किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज की बजाय आपने ये हैड का सिंबल इस्तेमाल कर लिया, द की बजाय टिल्डा इस्तेमाल कर लिया, एंड की बजाय प्लस है, दैट की बजाय डॉलर है, मस्ट की बजाय एम्परसैंड है, वेल की बजाय परसेंटेज है, दोज की बजाय हैश है। ठीक है, फायदा क्या होगा? जहां पे भी एस आ रहा है उसकी जगह हैट आ जाएगी, एक सिंबल की सेविंग होगी, एक कैरेक्टर की सेविंग होगी। द की बजाय टिल्डा आ रहा है, 2 कैरेक्टर्स की सेविंग होगी। एंड की बजाय प्लस, 2 कैरेक्टर्स की सेविंग। एंड पे आ जाए दोज है, दोज में 5 कैरेक्टर है, उसकी बजाय आप सिर्फ हैश इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 4 कैरेक्टर्स की आपकी सेविंग होती है। ठीक है, तो ये कीवर्ड इंकोडिंग होती है। यानी एग्जांपल एक ओरिजिनल पैराग्राफ है, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, अच्छा द को मैंने ग्रुप किया हुआ है, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, ये ओरिजिनल पैराग्राफ है। और जो इनकोडेड पैराग्राफ है उसमें द को रहने दिया है, पर जहां तो मैंने कहा था कि द की बजाय टिल्डा इस्तेमाल करना है। हाँ, स्टार्ट में एक बार साइन करेंगे उसके बाद नहीं तो अगर आपको पहले, अगर मैंने आप सारों को बता दिया कि द टिल्डा है, टिल्डा द है, तो फिर यहाँ पे आप क्यों नहीं टिल्डा डाल देते? क्लास मैंने आपको कहा है कि द टिल्डा है और टिल्डा द है, तो अगर ओरिजिनल में द लिखा हुआ है तो आपको पता है कि इसे टिल्डा से रिप्लेस करना है। और अगर इनकोडेड वर्जन में टिल्डा लिखा हुआ है तो आपको पता है कि टिल्डा जो है वो एक्चुअली द है। तो फिर मैंने क्यों नहीं किया इधर? इस द की बजाय जो इनकोडेड पैराग्राफ है मैंने इसमें टिल्डा क्यों नहीं लिखा? मैंने आपको कहा है कि द टिल्डा है। क्या वजह हो सकती है? टी कैपिटल है। क्लास देखें, प्रोग्राम जो है कंप्यूटर डम डिवाइस होता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि चलो द टिल्डा हो गया तो सारे आप द टिल्डा ही होंगे, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कैपिटल टी के साथ अगर द लिख रहे हैं तो वो एक फर्क चीज है, स्मॉल टी के साथ द लिख रहे हैं वो एक बिल्कुल फर्क चीज है। और बाय द वे अगर मैं टिल्डा कर देता है सर, दूसरे में द की बजाय में टिल्डा लिख देता तो मसला क्या होना था कि जब इस इनकोडेड पैराग्राफ से आप दोबारा ओरिजिनल निकालने की कोशिश करते हैं तो टिल्डा जो है उसकी जगह द आ जाना था, लोअर केस वाला, छोटे टी वाला, और वो फिर ग्रामर गलत हो जाती है। यानी आपको बड़ा प्रोफेशनल किस्म का खाते लिख रहे हैं, किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं और पहला सेंटेंस ही आपने छोटे टी के साथ लिख दिया है, तो वो तो अगला जुमला पड़ेगा भी, कहेगा कि यार अगर एक बंदे को टी ठीक करना करता होगा तो इसे नौकरी लाके मैंने तो नुकसान करना है। समझ आइए, आपका नुकसान हो जाना था। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना होगा। ऑल पॉसिबल सिनेरियोज एज कंप्यूटर साइंटिस्ट आपका काम है कि दिमाग में, वो चेस के खिलाड़ी के बारे में कहते हैं ना कि चेस प्लेयर कौन होता है, जो कि एक मूव चल के अगली 10-15 मूव अपनी भी सोच रहा होता है और दूसरा प्लेयर क्या चलेगा वो भी अपने दिमाग में सोच रहा होता है। तो एज प्रोग्रामर आपने यही काम करना है कि आपने एक एक चीज देखनी कि इसमें क्या मसला हो सकता है, इसमें क्या मसला हो सकता है, और वो मसला होने से पहले ही उसे आपने ठीक कर दिया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी जो है वो आपको भी क्लियर हो गया। हम नीचे देखिए दो सर्कुलेटरी सिस्टम, उसकी जगह टेढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम की बजाय प्लस टेढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो इस तरीके से आपको नजर आ रहा है कि कुछ कॉमन जो लफ्ज है उनमें आपकी सेविंग हो गई, उन्हें आपने एक एक लेटर से एक एक सिंबल के साथ रखा था। ठीक है, तो सेविंग इधर कितनी हो रही है? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 325 थे ओरिजिनल पैराग्राफ में, इंक्लूडिंग स्पेशल एंड पंक्चुएशन। ठीक है, जब आपने कोड किया तो उसमें 294 कैरेक्टर्स रह गए। ठीक है, 31 की सेविंग होगी और कंप्रेशन रेशियो क्या है? 294 जो नया साइज है डिवाइडेड बाय 325 व्हिच इज द ओरिजिनल साइज। ठीक है, तो ये 0.93 हो गया। ये आप चाहते हैं कि नंबर जो है बहुत ही ज्यादा, यानी और ज्यादा कंप्रेशन आईडी की होनी चाहिए। ठीक है, तो और कुछ एक देखते हैं। यहाँ पे एक चीज का और आपको ध्यान रखना होता है कि कैरेक्टर भी यूज इन कोड कैन नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ, ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, यानी हमने जो सिंबल इस्तेमाल किए हैं, हैट का, टिल्डा का, प्लस, डॉलर, एम्परसैंड, परसेंटेज, हैश, अगर ये ओरिजिनल टेक्स्ट में भी थे तो फिर मसला क्या होना था? फिर आपको समझ आती है कि ये टिल्डा जो है फॉर एग्जाम्पल इससे दोबारा ओरिजिनल टेक्स्ट जनरेट करना है तो इसकी जगह दो आना चाहिए कि ओरिजिनल टेक्स्ट में भी टिल्डा ही था। समझ आइए? तो आपको ऐसे सिंबल इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट में मौजूद ना हो, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। क्लियर है क्लास? ऑलराइट, ठीक है, तो ये बेसिकली रन सॉरी कीवर्ड एनकोडिंग होगी। हाँ जी, और जो कंप्रेशन का तरीका, एनी आइडियाज? वो तो कंप्रेशन हो रही है और वो पीछे क्या कर रहा होता है? वो पीछे हाफ लेंथ या वन लेंथ या कीवर्ड एनकोडिंग कर रहा है। तो हम वो पीछे बैकग्राउंड में जो चीज हो रही है हम उस लॉजिक को उस अप्रोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, और क्या हो सकता है? एक तो आपने कीवर्ड एनकोडिंग का कह दिया कि बड़े लफ्ज को एक छोटे सिंबल में रिप्लेस करना, और ये एग्जांपल आपका बाइबल बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसे करती है नाइस कि नॉट की जगह जीरो लिख दें। ठीक है, एक बार प्रोग्रामिंग आ जाएगी फिर नॉट की बजाय आप एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देंगे तो उसमें और ज्यादा टाइम बच जाएगा। खैर चलें, और क्या हो सकता है कंप्रेशन के लिए? हाँ जी, वो वही वाली बात हो गई। ठीक है, पासवर्ड एक बड़ा लफ्ज है, उसे आपने सिंबल से रिप्लेस कर दिया। सिंबल टिल्डा भी हो सकता है, सिंबल GWD भी हो सकता है, वो हमने बात कर लिया है। उसके अलावा क्या अप्रोच होगी? आप क्या सही है, ये नहीं कह रहा आपका मतलब, मैं कह रहा हूँ जस्ट कि वो कीवर्ड नहीं याद रखा। हाँ जी, और क्या हो सकता है? मैं आपको कहता हूँ कि लेटर ए जो है अपनी कॉपी पे 200 दफा लिखें, लिखें चले जाओ, लिख सकते हैं आप। आप किसी को सियाना है, वो क्या करेगा? वो कह देगा ए 200 दफा। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर मैं आपको 1 लाख दफा ए लिखने के लिए कह दूं तो फिर मेरे कोर्स में सिर्फ ए ही लिखते रह जाएंगे और मेरे कोर्स में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने क्यों कहा कि दूसरी जो अप्रोच होती है वो हमने इनकोडिंग है कि एक चीज अगर बार बार रिपीट हो रही है तो हर दफा उसे लिखना। ए अगर आपके टेक्स्ट में 100 दफा आ रहे हैं तो आप 100 दफा ए लिखेंगे, उससे बेहतर नहीं है कि आप लिखें ए और साथ कोई सिंबल बना दें जो कि बता रहा हूं कि अगला जो नंबर आएगा वो काउंट है और फिर 100 लिखते हैं। पॉइंट समझ आया? आप कितनी देर में अपनी कॉपी में 100 दफा ए लिख सकते हैं और आप कितनी देर में A*100 लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जमीन आसमान का फर्क है, एक जो है वो सेकंड भी नहीं लेगा, दूसरे में आपको 10 मिनट लग जाएंगे और उसमें भी गलती का इम्कान भी आपके केस में होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया? टेक्स्ट के केस में रन लेंथ एनकोडिंग जो है वो आपको कुछ ज्यादा कोई अकल वाली बात नहीं मिलेगी। यानी आप मुझे कह सकते हैं कि हम इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं, जिंदगी में हमने किसी किताब में 100 दफा एक का लेटर नहीं देखा एक ही जगह पर। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में तो ऐसे नहीं कि 3-4 तरह के आएगा। ठीक है, तो रन लेंथ एनकोडिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है? वो ज्यादा इस्तेमाल होती है आपके इमेज डेटा में। इमेज आप ये देखिए, मैंने एक तस्वीर डाली हुई है
हिरन की, मेरे ख्याल में हिरन है। ठीक है, अब इस हिरन की तस्वीर में क्या चीज रिपीट हो रही है? ब्लैक कलर रिपीट हो रहा है, बैकग्राउंड ब्लैक है, यानी आप समझे कि ये इमेज असल में सेल्स है, मल्टीपल सेल्स का एक मरकब है। पहला सेल ब्लैक है, उससे अगला सेल ब्लैक है, उससे अगला सेल ब्लैक है, उससे अगला ब्लैक है, कई कॉलम्स और कई रोज जो है वो ब्लैक ही रहेंगे। उसके बाद जो है वो ब्राउन कलर आना शुरू होता है, और ब्राउन में भी देखें उसकी जो बॉडी में देखें तो कई ब्राउन जो है वो कई सेल में ब्राउन रंग भी ज्यादा है, बीच में कुछ व्हाइट आ जाता है, तो आप देखते हैं कि नहीं ये वाला व्हाइट है। पर चले सिंपल रखे ब्लैक की बात करें, मैं अगर 1 मिलियन सेल्स हैं जिनमें ब्लैक है कलर, तो यहाँ तो मैं हर में लिखूं कि ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। यहाँ मैं कह दूं ब्लैक कलर है और अगली मिलियन पिक्सल जो है इनको ब्लैक कर दो, कितनी सेविंग हो जाएगी? ठीक है ना? मिलियन दफा आप ब्लैक लिखें एज अपोज टू आप लिखें ब्लैक और कंप्यूटर को कह दें कि मिलियन टाइम रिपीट कर देना। समझ आइए? ये रन लेंथ कोडिंग का कॉन्सेप्ट है। और बाय द वे मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये मैंने एक चीज होती है हेक्स एडिटर। हेक्स एडिटर क्या होता है कि आपकी जो भी फाइल है, चाहे इमेज फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, प्रोग्राम फाइल है, कुछ भी फाइल है, ऑडियो फाइल है, बैकग्राउंड में तो 1 एंड 0 सेव हुए होते हैं ना। हेक्स एडिटर क्या करता है, वो उन 1 एंड 0 को आपको डिस्प्ले कर देता है। यानी ये बेसिकली बता रहे हैं कि इस इमेज में क्या 1 एंड 0 का सीक्वेंस पड़ा होगा। ठीक है, और जहां पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे 1 एंड 0 भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे FF लिखा हुआ है, D8 लिखा हुआ है, FF E6 14 14 14 14 और रिपीट हो जाता है। इसका क्या मकसद है? ये है क्या 1 एंड 0 किधर गए हैं? मैंने शुरू में आपको शुरू के लेक्चर में कहा था कि नंबर सिस्टम का फायदा क्या होता है, तो उसमें एक ये फायदा भी था कि आप कंसाइज रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यानी आप सारे 1 एंड 0 डिस्प्ले कर सकते हैं। पर हेक्स एडिटर में क्या होता है कि वो उन 1 एंड 0 को जो है कन्वर्ट कर देता है इनटू हेक्साडेसिमल नंबर, ताकि देखने में आसानी हो। और यहाँ पे आप देख लें 14141414 लिखे हुए हैं, ये क्या है? ये बेसिकली ब्लैक कलर की रिप्रेजेंटेशन होती है। समझ आइए? ब्लैक कलर जो है बैकग्राउंड में 1 एंड 0 होते हैं, पर यहाँ पे डिस्प्ले क्या हो रहा है उसके हेक्स फॉर्म, ताकि वो आंखों को ज्यादा आसान लगे, क्योंकि पढ़ने में ज्यादा आसानी हो। खैर, तो मकसद ये था कि यहाँ पे मैंने आपको एक चीज शो भी कर दी, वो तो मैं आपको लफ्जी बात कर रहा था ना, अब मैंने एक्चुअल उस फाइल को हेक्स एडिटर में खोला और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए 1 4 कितनी दफा रिपीट हो रहा है। तो अब ये हर दफा 1 4 लिखने की बजाय हम ये नहीं कर सकते थे कि हम 1 4 लिखते हैं और बता देते हैं कि अगली इतनी वैल्यू भी 1 4 है। ठीक है, तो वो फिर आपकी सेविंग हो जाएगी। पर एक बात याद रखें, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो है कंप्रेस करने के लिए, और जब एक्चुअल इमेज शो करना पड़ेगा तो वो तो फिर अनकंप्रेस होने के बाद ही डिस्प्ले होगा। तो यानी आपने अगर रन लेंथ एन्कोडिंग भी की है, जब आप उसे देखना चाहेंगे स्क्रीन के ऊपर तो वो वापस उससे ओरिजिनल डेटा निकलेगा, फिर आपको डिस्प्ले किया जाएगा। ये नहीं कि कंप्रेस चीज आपको नजर आ रही हो, अब तस्वीर बिगड़ जाती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? सिमिलरली टेक्स्ट में जो मैंने बात की थी कि आप सिंबल कीवर्ड एन्कोडिंग करें या रन लेंथ एन्कोडिंग करें, एंड पे जब टेक्स्ट आप पढ़ने बैठेंगे तो वो वापस अनकंप्रेस या डीकोड करने के बाद आप पढ़ेंगे। ये नहीं कि आप वो टिल्डा और डॉलर और ये साइन देखते हो, वो तो फिर समझ ही कुछ नहीं आएगी, इसका तो फायदा कोई नहीं। ठीक है, तो जब भी आप कंप्रेस करते हैं साइज छोटा होता है, फिर उसे स्टोर कर दें, ट्रांसमिट करते हैं। जब दोबारा इस्तेमाल करना है तो आप उसे वापस ओरिजिनल में कन्वर्ट करेंगे। ये गलती हो सकती है। हाँ, ये गलती हो सकती है ना, मुझे मालूम है ऐसा, ये भी गलती हो सकती है। गलती कंप्यूटर से नहीं होगी। ठीक है, इंसानों से डेफिनेटली होगी। अब कंप्यूटर जो है उससे आपने प्रोग्राम कर दिया हुआ है, उसके लिए वही चीज रिपीट रेपिटेटिव टास्क करना कंप्यूटर के लिए मसला नहीं है, हमारे लिए होगी। ठीक है, ऑलराइट, आगे चले। रन लेंथ एन्कोडिंग का फीडबैक क्या है? पहले ये आपको थोड़ा सा नॉन टेक्निकल रखूंगा
ठीक है। बेसिकली आपका जो भी प्रोग्राम होता है वो जो एक्चुअल अप्रोचेज है वो इससे हट के हो सकती है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो यही है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास एक फ्लैग कैरेक्टर होता है। फ्लैग का मतलब होता है कि बेसिकली बता रहा है कि अभी कुछ चीज आने लगी है, वो नाम से ठीक होगी। फिर आप बताते हैं कि कैरेक्टर कौन सा है जो कि रिपीट करना है, और उसके बाद आप एक डिजिट बता देते हैं, एक नंबर बता देते हैं जो बताएगा कि कैरेक्टर कितनी बार रिपीट कर रहा है। यानी एग्जांपल है अगर इसका, तो ये ए जो है 7 दफा आ रहा है, तो आप लिखते हैं कि स्टार A7। अब क्या होगा, आप अगर स्टार A7 ट्रांसमिट करता हूँ मैं आपको, तो कितनी सेविंग हुई है। मैं 7A भेजता आपको, उसके बजाय मैंने आपको सिर्फ स्टार A7 3 कैरेक्टर भेजे, 4 की सेविंग होगी। और जैसे ही आपको आएगा, अब आप इसे वापस जो है अनकंप्रेस कर देंगे। तो स्टार A7 की बजाय आप ए, ठीक है। तो ट्रांसमिशन के दौरान सेविंग हुई है, और अगर आपने सेव करना तो फिर दोबारा से कंप्रेस करके सेव कर सकते। और पढ़ते वक्त आप जो है वो आप ए ही देख रहे होंगे साथ में। ठीक है, क्लियर है। आगे चले, दूसरा एग्जांपल है, तो मैंने आपको ये चीज सेंड की थी, स्टार N5 स्टार X9 CCC स्टार H6 सम अदर टेक्स्ट स्टार K8, ये पूरा मैसेज है। तो आप अपने एंड पे क्या लिखेंगे, 5 दफा N लिखेंगे, फिर 9 दफा X लिखेंगे, फिर 3 दफा C लिखेंगे, फिर 6 दफा H होगा, फिर स्पेस सम सॉरी अदर स्पेस टेक्स्ट स्पेस, फिर 8 दफा K आएगा और 3 दफा E आएगा। ये क्लियर है। तो आपको सिंपल एग्जांपल, आपको आइडिया होना चाहिए जानने की कोडिंग है क्या, और ये एक सिंपल टॉय एग्जांपल है। ठीक है, रियल लाइफ में इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अप्रोचेस इस्तेमाल होंगी, पर इग्नोर दैट। अगर आपने इमेज प्रोसेसिंग वगैरह की तो वो फिर ये उस कोर्स में आपको ज्यादा क्लियर किया जाएगा। और एक यहाँ पे सवाल आता है कि सी को हमने 3 दफा क्यों लिखा है और ई को 3 दफा क्यों लिखा है, इसे क्यों नहीं कोड किया। स्टार ई और 3 लिख दो तो वो सेविंग क्या होगी, सेविंग तो कुछ नहीं, तो फिर ऐसे ही रहने में जैसे था। समझ आइए, ये वजह है। क्या आपने देखना होता है कि कोई चीज कानून का फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिना वजह नहीं कर रहा, बिना वजह कानून तो रहने देगा। ध्यान रखें कि कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग करना है, यानी इस जुमले को कन्वर्ट करना तो मसला नहीं है। और जब मैं आपको 500 पेजों की किताब दूंगा और कहूंगा इसे आपने कंप्रेस करना है, तो फिर जो यूजलेस ऑपरेशन होते हैं वो कोशिश होती है कि आपका प्रोग्राम ना करे, क्योंकि यूजलेस ऑपरेशन से बिला वजह कर टाइम जाया हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो 3 दफा ई या 3 दफा सी आए हैं उसे आप इंपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो बिला वजह बहुत जाया हो गया, उसके बदले में सेविंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये रैंडम कोडिंग होगी, और इस एग्जांपल में कितनी सेविंग हो रही है, ओरिजिनल टाइम पे 51 कैरेक्टर थे, एनकोडेड में 35 है, तो आपका कंप्रेशन 35 is to 51 यानी 0.688। ठीक है, तो ये दो अप्रोचेस होगी सेविंग की। ठीक है, अगला एग्जांपल, अगला जो तीसरी अप्रोच है वो हॉफमैन एनकोडिंग की है। ठीक है, जो आखिरी अप्रोच है, बाय द वे ये मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका करा दूंगा। एक्चुअल कोड जनरेट करने का तरीका क्या होता है, अगर किसी को शौक है तो मेरे ऑफिस में आ सकता है, वरना आप ये काम डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में कर रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर किसी को शौक है तो मेरे पास आ सकते हैं, ऑफिस में क्लास। ऑफिस एनकोडिंग में क्या होता है बेसिकली, पहला सवाल है कि लेट्स सपोज आपके कैरेक्टर सेट है जिसमें सिर्फ 7 कैरेक्टर, ठीक है, हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने की आपको कितनी बिट्स चाहिए। हाँ जी, 8 बिट्स में आप कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकेंगे, 8 बिट्स में कितने रिप्रेजेंट हो सकते हैं। 8 बिट्स अगर आपके पास है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितनी है, कौन बताएगा यार।
आप बता सकते हैं एंड पे जो बैठी है, एनी आइडिया? 8 बिट्स में 3 बिट्स में कितने कैरेक्टर होंगे पॉसिबल? 3 बिट्स में कितने पॉसिबल है? 3 बिट्स में कितने पॉसिबल है? फॉर्मूला बता दो ना। 2 की पावर 3 8, ठीक है। 3 बिट्स में आप 8 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 8 बिट्स में आप 2 पावर 8 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 पावर 8 होता है 256, सही है। मेरा सवाल है कि आपने सिर्फ 7 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, कितनी बिट्स चाहिए? 3 बिट्स चाहिए। 3 बिट्स में कितने होंगे? 8 होंगे, तो एक का क्या होगा फिर? तो फिर जाया जाएगा। क्लास आप मजबूरी है वो आपकी, ठीक है। फिक्स लेंथ कोड आप कर रहे हैं, यानी हर एलिमेंट को आपने फिक्स नंबर ऑफ बिट्स असाइन करना है। तो आप क्या करेंगे, आप 3 बिट्स लें, पहला एलिमेंट जो है उसका बिट स्ट्रिंग जो होगा वो 000 होगा, अगले कैरेक्टर का कोड 001 होगा, फिर 010, फिर 011, फिर 100, अगले वाले का 101, उससे अगले वाले का 110। ये 7 हो गया। 8वां जो है उसकी गुंजाइश है, पर क्योंकि हमारे कैरेक्टर सेट में सिर्फ 7 ही कैरेक्टर है, तो फिर आखिरी 8वां जो कोड है उसे आप इग्नोर कर देंगे, इसे आप इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। ये पढ़ दिया है आपको, क्या है? परफेक्ट, ऑलराइट। अच्छा, यहां पे आपको कोई इनएफिशिएंसी नजर आ रही है? इस अप्रोच में आपको कोई कमजोरी नजर आ रही है जिसे आप ठीक कर सकते हो? हाँ जी, वही चैट विंडो में लिखते हैं, और मोहम्मद आसिफ चैट विंडो में लिखते हैं। यार ये आपने अच्छा सवाल किया है शाह मोहम्मद, ठीक है। ये आपने अच्छा सवाल किया, और ये थेरेपी का जो द वाला पार्ट है उसकी जगह की वो डाल सकते हैं, ठीक है। यानी टिल्डा RAPY आ जाएगा, और जब आप उसे डी कोड करना चाहेंगे तो टिल्डा देखिए आपको पता लग जाएगा कि टिल्डा की जगह PH ही आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा पॉइंट था। और मोहित आपने कुछ पूछना है तो आप भी चैट में लेते हैं। खैर, ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये जो फिक्स लेंथ वाला जो हमने अप्रोच किया है कि हर कैरेक्टर को 3 बिट्स असाइन कर दिए, इसमें कोई आपको इनएफिशिएंसी नजर आ रही है? ये बेहतर हो सकता है। हाँ, वो तो मजबूरी है, उसे इग्नोर करो। मैं कह रहा हूं इसमें और क्या मसला नजर आता है? हाँ, इसमें नहीं, मसला क्या है? यानी इनएफिशिएंसी क्या है? एग्जैक्ट इनएफिशिएंसी। सॉरी, उसमें आपको क्या मसला है? वो तो हमने पहले बात कर ली हुई है कि अगर आप अगर आप करती पहले को आप 0 कर दें, अगला 1 कर दें, उससे अगला 1 0 आएगा, तो फिर 1 0 क्या है? C है कि 1 0 AP है? समझ आइए मसला, ये पॉइंट क्लियर हुआ है? चलो, वो हमने पहले क्लास में बात की थी, वही चीज यहाँ पे, तो वो तो आप नहीं कर सकते। क्लास में एक बात बताएं, आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है, सारे कैरेक्टर बराबर दफा ही आते हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, कि कोई ज्यादा दफा आते हैं, कोई कम दफा आता है? कोई एग्जाम्पल दिखवाओ तो बहुत ज्यादा आता है। नहीं, लेटर की, अब कैरेक्टर की बात हो रही है, एक एक कैरेक्टर की बात हो रही है। ए बहुत ज्यादा कॉमन है, जो वावल होते हैं AEIOU, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। कोई एग्जांपल दें जो कि इतना फ्रीक्वेंट नहीं है लेटर? X, Q,
ठीक है ना, ये इतने कॉमन नहीं होते। तो हमने सारों को 3 बिट्स असाइन कर दिए हैं। कोई बेहतर अप्रोच आप कर सकते हैं? हाँ, सॉरी, करना बिट्स है, वन नहीं करना। अगर मैं फिक्स लेंथ कोड की रिक्वायरमेंट खत्म करता हूं, मैं कहूं कि आपकी मर्जी आप वेरिएबल कर दें, तो फायदा होगा? हाँ जी, कौन बोल रहा है? यार मेरी बात सुनिए, मैं जो पॉइंट मेक करना चाह रहा हूं वो ये है कि आपके पास क्यू है, उसको भी 3 बिट्स असाइन हुई है, आपके पास ए है, उसको भी 3 बिट्स असाइन हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ये कर दें कि जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट लेटर है, कैरेक्टर है, उनको हम छोटा स्ट्रिंग असाइन करें, और जो बहुत ही रेयर किस्म का है, जो डॉक्यूमेंट में 1-2 दफा आ रहा है, उसे बेशक आप 10 बिट्स असाइन कर दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर होगा क्या कि एवरेज नंबर ऑफ बिट्स है वो कम हो जाएंगे। यानी मैं फिर इस पॉइंट को समझा दूं कि अगर आपका ए बहुत ज्यादा दफा आता है, तो उसे आप 3 की बजाय अगर किसी तरीके से 2 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका एक्स है वो बहुत कम दफा आता है, तो उसे बेशक आप 5 बिट असाइन करते हैं, तो ऑन एवरेज आपकी डॉक्यूमेंट में जो सेविंग होगी वो तो काफी होगी, क्योंकि एक्स एक दफा आना था, तो एक दफा आपकी लेंथ जो है 3 की बजाय 5 हो गई। पर ए जो है, जो 100 दफा आ रहा था फॉर एग्जाम्पल, तो 100 दफा लेंथ 3 होनी थी, पर अब उसकी लेंथ आपने 2 कर दी है, तो आपकी काफी बिट्स की सेविंग हो गई है ऑन एवरेज। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है हाफमैन एन्कोडिंग का। ठीक है, हाफमैन एन्कोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक, कि आप वेरिएबल लेंथ बिट स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कैरेक्टर बहुत फ्रीक्वेंट है उनके लिए आप लेसर नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल करें, यानी 3 अगर होगी थी तो 3 की बजाय आप 2 बिट्स इस्तेमाल करें। ठीक है, और जो आपके रेयर कैरेक्टर है उसके लिए बेशक आप ज्यादा बिट्स इस्तेमाल करते हैं, और वो रेयर अगर एक आधी दफा ही आता है तो आपका कोई ओवरऑल नुकसान नहीं होगा। इसलिए एक एग्जांपल से ज्यादा क्लियर करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लेट्स सपोज ये आपका हाफमैन कोड है, ये कैसे जनरेट किए वो मैंने आपको नहीं कराया। ठीक है, अगर आपको शौक है आप मेरे पास आ सकते हैं, और मैंने ये आपको करा दिया है कि लेट्स सपोज हमारी जो भी कोड थी उसमें ए का कोड 00 बना है, ई का कोड 01 बना है, एल का कोड 100 है, ओ का 110 है, आर का 111 है, बी का 1010 है, डी का 1011 है। हाँ, ठीक है, तो अब इसको अगर आप इनकोड 2 में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो 2 में क्या होगा, पिछला वाला टेबल अगर इस्तेमाल करें तो डी की बजाय 1011 आएगा, ओ की बजाय 110 आएगा, आर की बजाय 111 आ जाएगा, और बेसिकली ये आपका स्ट्रिंग बन गया 101111 101 101 111 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बेसिकली अगर इस स्ट्रिंग को आप पढ़ेंगे उस टेबल को देखते हुए, तो वापस आपको इंग्लिश में डोर में लिखा हुआ नजर आ जाएगा। यानी शुरू की बिट्स पढ़े तो शुरू में 1011 लिखा हुआ है, उसके लिए डी आ जाएगा। अगला क्या 111 है, 110 है, सॉरी, हाँ 110 है, तो उसकी जगह ओ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उसे डी कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि इन लेटर्स के लिए 4-4 3-3 या 2-2 बिट्स इस्तेमाल होते हैं। एस्की अगर इस्तेमाल करते हैं तो एस्की में हर कैरेक्टर के लिए
8 बिट्स चाहिए थे। और बाय द वे ये मैंने पूरा टेबल आपने नहीं बनाया, पूरा जो होगा उसमें काफी एलिमेंट होंगे जिनकी 8 से ज्यादा बिट्स इस्तेमाल होंगे, यानी जी एक्स क्यू वी डब्ल्यू इनकी जो है 8 सॉरी 12 15 बिट्स इस्तेमाल होंगे। और जगह कम थी कि मैंने सिर्फ यही शो किया, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि सेविंग कितनी हो गई है, यानी फिक्स साइज बिट अगर आपने इस्तेमाल किया है एस की, तो डोरबेल हर कैरेक्टर 8 बिट्स का होगा। कितने कैरेक्टर है, डी ओ ओ आर डी 8 कैरेक्टर, 64 बिट्स आपको चाहिए। डोरबेल लिखने के लिए एस की में आपको 64 बिट्स चाहिए। और अगर आपने एन्कोडिंग की है, ये टेबल इस्तेमाल किया है, तो डोरबेल लिखने के लिए आपको कम बिट्स चाहिए। और टोटल स्ट्रिंग जो दो आपने एनकोड किया वो सिर्फ 25 बिट्स का, यदि आप बिट्स काउंट करेंगे तो 25 होंगे। तो कहाँ 64 कहाँ 25, आपको काफी सेविंग यहाँ पे अचीव कर दिया। मैं फिर कह दूं कि मैंने आपको अभी ये नहीं बताया कि आपने कोड जनरेट कैसे करना, और मैंने सिर्फ ये आपको कह दिया कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो जो बहुत कम कैरेक्टर होंगे, वो जो सॉरी बहुत फ्रीक्वेंट कैरेक्टर होंगे, वो 8 से कम बिट से रिप्रेजेंट होंगे, जो हमने टेबल में शो किया है। और जो बहुत ही रेयर किस्म के कैरेक्टर हैं वो मैंने शो नहीं किए, पर वो 8 से ज्यादा बिट से रिप्रेजेंट होंगे। और क्योंकि वो इतने अनकॉमन है, तो इसके जो ओवरऑल नुकसान हो रहे हैं वो कम है, और जो ओवरऑल फायदा और जो सेविंग हो रही है वो बहुत ज्यादा है। तो ये बेसिक हाफिज एनकोडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो समराइज फिक्स्ड एनकोडिंग में क्या होता है, हर कैरेक्टर को इक्वल नंबर ऑफ बिट्स असाइन होता है। हाफिज एनकोडिंग में क्या होता है कि हर कैरेक्टर को वेरिएबल नंबर ऑफ बिट्स असाइन होते हैं, और ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि वो कैरेक्टर कॉमन कितना है। बहुत कॉमन है तो कम बिट्स होंगी, रेयर है बहुत ही कम दफा नजर आता है तो उसको बहुत ज्यादा बिट्स असाइन होते हैं, ठीक है। पर ऑन एवरेज जो ओवरऑल सेविंग होगी वो आपकी काफी होगी। और जब आपने बुक कवर कर लिया सारे, वो आप फैलेंगे यूनिवर्सिटी बंद होने के चक्करों में, और आप लोगों ने अपने बुक की कवर की होगी, ठीक है। एक रूल याद रखना है हाफिज एनकोडिंग में कि हाफिज एनकोडिंग में जो भी कैरेक्टर के लिए कोड जनरेट होता है, ठीक है, उसका रूल ये है कि वो कोड जो है वो किसी और कैरेक्टर के कोड का प्रीफिक्स या स्टार्टिंग बिट्स नहीं हो सकता। यानी जुमले का क्या मतलब है कि ए अगर 00 था तो कोई और कैरेक्टर नहीं होगा जिसकी पहली 2 बिट्स 00 हो, यानी सी जो है 0011 नहीं हो सकता, ठीक है। ये हाफिज एनकोडिंग जिस तरीके से जनरेट होते हैं कोड को ऑटोमेटिकली ये चीज हैंडल होती है। पर इसकी वजह क्या है, मसला क्या है, ए अगर 00 है और सी 0011 है, तो फिर मसला क्या है। जीरो जीरो वन है तो उसे समझ नहीं आएगी कि ये ए का 00 है कि ये सी का स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी एग्जांपल है ए 00 है, बी 11 है, सी 0011 है। तो अगर मैं 0011 लिख रहा हूँ तो समझ नहीं आएगी कि ये सी है या ये ए बी है, ठीक है। तो once again this is also one of those things जो कि जब भी आप एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं तो इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स, इस किस्म की कंफ्यूजन को आपने हैंडल कर प्रीएम्प्ट करना होता है कि पहले आप देखें कि इतना का मसला आएगा, फिर आप अपना एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन करें कि ये मसला आए ही ना, ठीक है। तो ये हमने टेक्स्ट एनकोडिंग आज कंप्लीट कर लिया। एनी क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब अगला जो पार्ट है, आखिरी पार्ट आपका, वो है रिप्रेजेंटिंग नंबर का। रिप्रेजेंटिंग नंबर में क्या इशू है कि अभी तक जो हमने काम किया है वो है कि कोई भी नंबर हो डेसिमल का, बेस 10, उसे बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करना है और उसे एस्की या यूनिकोड के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हम कर चुके हैं। लेकिन जो चीज हमने नहीं की वो है कि नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। यानी नेगेटिव नंबर बेस 10 में तो हमें करना आता है, आप पहले माइनस में, बाइनरी में कैसे होता है, 1 से 0 की टर्म में कैसे होता है, ठीक है।
और दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कोई नेगेटिव नंबर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल -28, तो वो आप एसकी में कैसे लिखेंगे? पहले इसका जवाब दें। एसकी में आप कैसे लिखेंगे -28 एसकी में? सिंपल है, कंफ्यूज ना हो। कोई और बताएगा? सिंपल। 2 का मैंने आपको बता दिया एसकी कोड क्या है, 8 का मैंने आपको बता दिया एसकी कोड क्या है। अब आपने क्या करना है, माइनस का जो साइन है टेबल में जाके देख लें कि उसका एसकी कोड क्या है, वो लिखना है। तो -28 जो है एसकी में यूनिकोड में आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। -28 को बाइनरी में कैसे, कंप्यूटर में जो 1 0 पड़े होते हैं उसमें आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमने अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो वो आज देखते हैं। तो कंप्यूटर में जो भी नंबर होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके लिए फॉर्म होती है जिसे कहा जाता है टू कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। जब हम देखेंगे टू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और जो भी नंबर की न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो वो सारा टू कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करते हुए होगा। ठीक है, यदि एग्जांपल देखें कि आपका नंबर 13 है, तो टू कॉम्प्लीमेंट में वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? जो आपकी नॉर्मल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमने की थी, यानी 13 को कन्वर्ट करें इनटू बाइनरी, वही उसकी टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। क्लियर? 2 को आपने कन्वर्ट करना है, देखें 2 है, डेसिमल 2 है, वो 2 कॉम्प्लीमेंट में आप कैसे लिखेंगे? सिंपल है, उस 2 को आप कन्वर्ट कर लें इनटू बाइनरी, जो मैंने आपको तरीका कराया था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन वाली जो कोर्स थी वो इस्तेमाल करें, जो रिजल्ट आएगा वही 2 कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये देखें ना, 2 को डिवाइड करें, 2 1 2 रिमाइंडर 0 1 0 आ गया, तो ये 1 0 जो है ये 2 की 2 कॉम्प्लीमेंट नोटेशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और शुरू में इतने ज्यादा 0 क्यों आ रहे हैं उसमें मैं भी आता हूँ, और ये क्लियर हो गया। अगर मैं आपको कहूँ कि 13 का आपको लिखना है 2 कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या करेंगे? आप 13 को कन्वर्ट करेंगे इनटू बाइनरी और वही उसकी 2 कॉम्प्लीमेंट वर्जन होगी। जहां तक क्लियर है? यानी मैंने जो आपको पॉजिटिव नंबर कराए थे वो तो एज ए कंप्यूटर इस्तेमाल करेगा, नेगेटिव के लिए क्या करते हैं? ठीक है, यानी आपका नंबर 6 है 110, तो -6 क्या होगा? उसका तरीका है, सिंपल है, आप लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से शुरू करें। ठीक है, जब तक 1 नहीं आता आप कॉपी करना शुरू करते हैं, 1 को भी कॉपी करते हैं। यानी ये 6 था, 6 क्या है? 110 है, तो पहला जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 0 है वो लिखते हैं, उसके बाद 1 आया वो भी लिखते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब उस 1 के बाद जितने भी 1 हैं, ठीक है, उनको आप 0 कर देंगे और जितने भी 0 हैं उनको आप 1 कर देंगे। यानी 6 जो था वो हमने क्या लिखा हुआ है? 0 0 0 0 0 1 1 0, तो -6 क्या होगा? 1 1 1 1 1, फिर जो पहला 1 इनकाउंटर हुआ था वो 0 होगा। एक्चुअली सॉरी, अदर डायरेक्शन में लिखा, अदर डायरेक्शन में लिखा। ये देखें, ये नंबर है 6, इसे लिखते हैं 0 0 0 0 0 1 1 0। ये 6 है 2 कॉम्प्लीमेंट में भी और जो नॉर्मल आपने घर पे बाइनरी की कर सकते हैं उसमें भी। अब -6 आप कैसे लिखेंगे? तो लीस्ट सिग्निफिकेंट साइन से शुरू करके कॉपी करना शुरू करते हैं। पहला 0 है, कॉपी, और तब तक कॉपी होगा जब तक 1 नहीं आता। तो यहाँ पे 1 आ गया, इसे भी कॉपी करते हैं। अब क्या होगा? अब जो रिमेनिंग बिट्स है वो यहाँ पे फ्लिप कर देंगे, यानी 1 जो है वो 0 हो गया और 0 जो है वो सारे 1 हो गए।
ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग बना है 1 1 1 1 1 0 ये बेसिकली आपका टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर -6 है। समझ आएगा। हाँ हाँ ये होता लास्ट इन्होंने क्या है कि मैंने ये नंबर दे दिया, यानी नंबर 8 है, ये नंबर +8 है, तो इसका टू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पहला 0 से कॉपी करना है, फिर 0 आ जाए उसे भी कॉपी करना है, फिर 1 आ गया, पहला 1 को कॉपी है उसे भी कॉपी करना है। अब आगे जो भी बिट्स हैं उन्हें फ्लिप कर दें, तो अगली बिट 0 थी 1 होगी, उससे अगली 0 थी 1 होगी, उससे 1 सिर्फ पहला जो 1 डिजिट है उस तक आपने कॉपी करना है, उसके बाद जो भी डिजिट है चाहे 0 हो या 1 आपको फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद उल्टा कर आप खड़े उसे कॉपी भी करें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हो गया। और शुरू आपने लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड से करना है, जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट वाली साइड है। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट बिट की क्या प्रोसीजर है? लेफ्ट मोस्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो देख के आप नंबर के बारे में कह सकते हैं। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसे देख के आप नंबर के बारे में क्या कह सकते हैं? अगर मैं आपको पूरा नंबर नहीं देता, मैं सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपको दिखा देता हूं, तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? हाँ जी, यस, माइनस कौन सा वाला नंबर होगा? नहीं, मैंने आपको एक नंबर दिया, उसकी पहली बिट 0 है, उसका क्या साइन है? पॉजिटिव है। अगर मैं कहता हूँ 1 है, 1 पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। तो आप देखें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है अगर वो 0 है तो उसका मतलब है नंबर पॉजिटिव है, अगर वो 1 है तो इसका मतलब है नंबर नेगेटिव है। ठीक है, मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखें, +6 में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 0 है। -6 में क्या है? 1 है। नजर आ गया? 1 है तो नेगेटिव है, 0 है तो पॉजिटिव। चलो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। 10 नंबर जो है और -10 इन दोनों को टू कॉम्प्लीमेंट में लिखें। चलिए हो गया। चलिए क्लास में देखते हैं टाइम कम है।
ठीक है, 2 को आपने कन्वर्ट किया है, सॉरी 10 को कन्वर्ट किया है इनटू फुल कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली वो क्या होगा, जो नॉर्मल आपका बाइंडिंग का विच इज 1 0 1 0, और इसके शुरू में आपने कुछ जीरो डाल दिया, कितने डालना उसके बाद दिया, और जब आपने -10 करना है तो आप इसी को कॉपी करेंगे शुरू की जो 1 तक के बिट्स हैं, यानी 0 और 1, और रिमेनिंग बिट्स को फ्लिप कर दें, यानी 0 1 है तो 1 0 हो गया, और बाकी 0 जो है वो 1। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली जे टू कॉम्प्लीमेंट में आपका +10 और -10 डिफरेंट है। हाँ जितना मैं भी आपको, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अगला 5 और -5 और घातों को निकालना है। ठीक है, उसका भी जवाब देखना है। ठीक है, अब सवाल ये है कि शुरू में हमने 4 जीरो की जबरदस्ती डाला है। ठीक है, एनी आइडिया? हाँ जी, क्यों कर रहे हैं? अरे ये ऐसे और डिग्री को तो नहीं कहते, क्यों कर रहे हैं? एक बिट एक जीरो डाल दें, 4 क्यों डालना है? हाँ जी, समझ आइए मेरी, आपने सही कह के लेफ्ट हैंड 1 था वो तो नेगेटिव होता है, तो फिर 0 तो डालना ही ना, पर 4 क्यों डालना है? 1 डाल दो, उससे भी 0 से काफी हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि पॉजिटिव है। और वो 10 का वो बाइनरी है, इसलिए वो इसलिए उसी पास में चार को लॉग इन पीछे लगाए। 4 जीरो क्यों लगाए? नहीं, क्या वजह है? एनी आइडिया? आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की हुई है, वेरिएबल्स की है, वेरिएबल की टाइप की है, क्या टाइप किया आपने, कौन सी टाइप की बताएं मुझे। नहीं, वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होती है? नहीं यार, इंट फ्लोट डबल क्या हुआ, इंट का साइज पता है कितना होता है? 4 बाइट होते हैं। ठीक है, तो आप देखें आपका जो वेरिएबल है, कंप्यूटर जो है वो कितनी बिट्स में बात कर रहा है। ठीक है, या तो 8 बिट्स होंगी, या 16 बिट्स होंगी, 32 बिट्स होंगी, बहुत बड़ा सिस्टम है 64 बिट्स अब तो कॉमन हो गया। ठीक है, तो फिर कितने नंबर ऑफ जीरोस लगेंगे शुरू में? वो फिर इतने लगेंगे जितना आपका नंबर का साइज है। ठीक है, अगर 8 बिट का नंबर था, कंप्यूटर में 8 बिट का नंबर है, तो दैट मीन्स कि फिर आपको इतने जीरो डालने पड़ेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स 8 हो जाए। अगर आपका डेटा टाइप जो है वो 16 बिट का था, तो फिर शुरू में इतने जीरो डलेंगे कि एटलीस्ट 16 बिट्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये रूल है। तो जो भी आपका अंडरलाइन प्रोग्राम है वो फिर डिसाइड करना होता है कि आपको कितनी बिट्स और चाहिए। समझ आइए, यानी हमारा जो 10 जो था, हमारी वैल्यू तो 1010 थी, तो इससे पहले हमने 4 बिट्स जीरो इसलिए डाले ताकि टोटल नंबर ऑफ बिट्स 8 हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो अंडरलाइन डेटा टाइप है वो इस एग्जांपल में 1 बाइट है या 8 बिट्स। अगर 16 बिट का होता, 2 बाइट का डेटा टाइप होता, तो फिर हम 4 की बजाय 12 जीरो डालते हैं ताकि टोटल नंबर ऑफ बिट जो है वो 16 हो। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। अब टू कॉम्प्लीमेंट का फायदा क्या है? सिंपल है कि आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत आसान हो जाती है। अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, लेट्स सपोज एक नंबर 4 है और एक नंबर -3 है, तो आप इन्हें ऐड करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? सिंपल एडिशन है। सबसे पहले आप देखेंगे 4 का टू कॉम्प्लीमेंट वर्जन क्या है, और वो है 0 1 0 0, और -3 जो है उसका टू कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो मैंने टेबल बना दी, या भाग पे खुद ही एक्स्ट्रा कर लें, टेबल से भी देखें तो उसकी वैल्यू है 1101। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, लीस्ट से शुरू करें, 0 1 किया 1 आ गया, 0 0 ऐड किया 0 आ गया, 1 1 ऐड किया तो 0 आ गया और 1 कैरी हो गया। मैं उस कैरी और 1 को ऐड किया तो नीचे 0 आ गया और 1 कैरी हो गया। ठीक है, रूल ये है कि जो कैरी आउट बिट होती है उसे आगे जोड़ना।
ठीक है, तो रिजल्ट क्या है 0 0 0 1, वो अपने टेबल में देखिए क्या बनता है 1 बनता है। तो 4 और -3 को ऐड करें तो रिजल्ट क्या था 1 था, और यहाँ पर 1 दिया, तो दैट मीन्स एडिशन ठीक हुई है। एक और एग्जांपल देखें, -5 और 2 को आपने ऐड करता है, -5 का 2 कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 0 1 1, और 2 का क्या है 0 0 1 0, इन दोनों को ऐड करें क्या बनता है 1 1 0 और 1, ठीक है 1 1 0 1 बनता है, 1 1 0 टेबल में देखिए क्या है -3 है, यस -5 का 2 -3 बचेगा। बाय द वे 1 1 0 1 से अच्छा ठीक है, ये बात क्लियर है का, हाँ एडिशन करनी है आपने, -5 और 2 को ऐड करना है, कैसे करेंगे -5 की 2 कॉम्प्लीमेंट में क्या वैल्यू है देखिए बताएं 1 0 1 और 2 की क्या है 0 0 1 0, इन दोनों को आप ऐड करें जो मैंने आपको एडिशन कराई थी, बाइनरी एडिशन नॉर्मल एडिशन करें, वैल्यू आ गई है, इसको आप यहाँ कंप्यूटर की इसमें टेबल में देखिए क्या है 1 1 0 और कौन सा वाला है -3 है, ठीक है समझ आ गया, फिर एडिशन आपकी आराम से होगी। एक बार मैंने बात की थी कि अगर एडिशन करनी है तो कैरी आउट भी होती है, मैंने आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट वाला ट्रैक किया तो उसके बाद भी कैरी हुई, तो उस वाले कैरी को आप इग्नोर कर, ठीक है आपका ट्रेड ठीक हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपने सब्ट्रैक्शन करनी तो वो भी आसान है, यानी आपने -5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे सिंपली ये है कि आप 2 को पहले 2 कॉम्प्लीमेंट वाली रोड से -2 करके कन्वर्ट करें, ठीक है, तो वो क्या है -2 क्या है 1 0 है, और जो -5 था वो 1 0 1 1 था, इन दोनों को ऐड करें जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपका रिजल्ट, यानी ये अब आप बाय हैंड करना टाइम कम लगेगा, ठीक है। इन शॉर्ट टूज कॉम्प्लीमेंट का फायदा क्या है, आपने किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव में तो वो तो नॉर्मल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और ऑब्वियसली शुरू में उतने जीरो डाल दें कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, और अगर नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो उसका क्या तरीका है, उसे कन्वर्ट टू बाइनरी करें जो हमारा नॉर्मल तरीका था, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि शुरू में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आप कॉपी करना शुरू करें टिल द फर्स्ट वन दैट इज इनकम्प्लीट, उसे भी कॉपी करना, उसके बाद जितनी रिमेनिंग बिट्स हैं उन सारों को आपके पास फ्लिप कर देना है, 0 को 1 कर देना, 1 को 0 कर देना, दैट्स इट। और इसमें जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सिंपल तरीके हैं, एडिशन की जो भी दो वैल्यूज उनको बाइनरी तरीके से ऐड कर दें, जो रिजल्ट होगा वही आपका एक्चुअल रिजल्ट, और सब्ट्रैक्ट करना है तो जिस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है उसका 2 कॉम्प्लीमेंट ले लें, कन्वर्ट नेगेटिव कर लें और फिर वही एडिशन करें तो आपकी एडिशन हो जाएगी, आपको ऐसा सब्ट्रैक्शन नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल कन्वर्जन ही। ठीक है, आप एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस जो लोग ऑनलाइन हैं, ये और एक क्लास में इंशाल्लाह देखते हैं,